नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। स्वास्थ्य जो जीवन का आधार है, जिसके निरोग रहने से जीवन पूर्ण है, उसे आज कोरोना काल में लोगों ने गंभीरता से लिया है। लेकिन अब चिंता उन बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से कम है। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर वो जानकारी सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए देने की। भारत में बच्चों की आबादी 1/3 है और उनके स्वास्थ्य की चिंता लाजमी है। बदलते मौसम के मिजाज ने पेरेंट्स की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे अब वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। बच्चों की देखरेख के लिए आधारभूत ढांचा इसकी काफी कमी है, वो उतनी मजबूत नहीं है बड़ों के मुकाबले जितनी इसे होनी चाहिए, और इसीलिए इनकी अब कमी महसूस की जा रही है और ध्यान दिलाया जा रहा है कि हम तैयार रहें। और ऐसे में आज हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हेलो डॉक्टर में बिना हिचक उठाइए फोन, लगाइए कॉल और जुड़िए हमारे साथ, जहां होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम जो आपको बताएंगे वायरल से क्यों पड़ रहे हैं बीमार बच्चे। तो हम ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस वक्त बच्चों के बीमार पड़ने के पीछे की वजह क्या है। कैसे एक माता पिता इस बात को पहचाने कि उनका बच्चा बीमार है, उन्हें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, क्या लक्षण हो सकते हैं जिनको जानना और पहचानना दोनों बेहद जरूरी है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी देते चले और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टरों के एक पैनलिस्ट भी तैयार है जो आपको बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। वायरल फीवर के लक्षण देखिए, तेज बुखार अगर बच्चे को है, आंखों का लाल होना, उल्टी या दस्त होना, ठंड और कपकपी, सर्दी जुकाम, ये वो तमाम लक्षण हैं जिन्हें आपको पहचानने की जरूरत है। अगर बच्चे को बदन दर्द की शिकायत है, त्वचा के ऊपर रेसेस यानी कि लाल धब्बे अगर आपको नजर आते हैं, तो इसे भी आप इग्नोर न करें, नजरअंदाज न करें। और हमारे साथ डॉक्टर के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सभी का मैं परिचय आपसे सबसे पहले कराते चलूं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिजिशियन है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रत्युष कुमार जनरल फिजिशियन हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर निगम प्रकाश शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर निगम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त पहले कोरोना को लेकर के माता पिता की चिंता थी, अब वायरल फीवर, कोरोना और वायरल फीवर को कैसे हम डिस्टिंग्विश करें, कैसे इससे अलग माने, इसे लेकर कितनी गंभीरता माता पिता के तौर पर बच्चों को लेकर होनी चाहिए? डॉक्टर निगम प्रकाश, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? तो मुझे असावधानी बहुत होने लगी एक बैग, और अभी हम देख रहे हैं, अभी पिछले 2-3 रोज में खासकर वायरल फीवर के अनायास बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वायरल फीवर तो इसी मौसम में होता ही था, लेकिन अभी जो है थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल रूप से मरीज यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, खास करके बच्चे। वो बच्चे जो है वो ज्यादातर इसमें देखा जा रहा है कि कफ एंड कोल्ड और रैशेस के अलावा बहुत तेज कभी कभी उनमें इन्फेक्शन हो जा रहा है, और खास करके सांस की जो है गति तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी, जैसे कि आपने बताया कि 45 मरीज जो है अभी मुजफ्फरपुर में एडमिट हुए हैं, वहाँ की आईसीयू में, पीडियाट्रिक आईसीयू में। तो उसमें से देखा गया है कि करीब 38 से 40 मरीज जो है सांस की तकलीफ से ज्यादा ग्रसित हैं बुखार के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स इस बीच में बुखार में कभी कभी ऐसा देखा गया है, खास करके बगल के राज्य में, यूपी में, और खास करके अभी थोड़ी दूर अगर हम चले जाए तो केरल में भी कोई एक नया वायरस भी दस्तक दे रहा है, वो है निपा वायरस। तो हम लोगों को अभी बहुत ही सावधान हो जाना होगा कि कम से कम ऐसा कुछ अछूता वायरस हमारे राज्य में न प्रवेश कर जाए। वैसे जो ये ब्रोंक्यूलाइटिस है, ये दूसरे वायरस से होता है, इसको हम लोग RSV वायरस बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, उसकी वजह से ये ज्यादा होता है। और अभी ज्यादातर केस वैसे ही आ रहे हैं। लकीली अभी ऐसा नहीं है कि वो निपा वायरस जैसे लक्षण अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर हम लोग लापरवाही बरतेंगे और संक्रमण का रेट अगर ऐसा ही रहेगा
तो किसी राज्य से किसी राज्य तक पहुंचने में ऐसे बीमारियों को देर नहीं लगती है। तो अभी मेरी सलाह यही होगी कि अभी कोरोना भले ही कम हो, लेकिन ज़्यादा मिक्सिंग ऑफ द पीपल, जो क्राउडिंग ऑफ द पीपल है, इसको हम लोग किसी तरह से अवॉइड करें, नंबर 1। और ख़ास करके अभी जो एक बैग स्कूल भी खोल दिया गया है, तो स्कूल को भी थोड़ा इवन ऑड के तरीके से, या अगर आप पेरेंट्स को हम ऑप्शन दे सकें कि वो ऑनलाइन क्लास करा सकें, जिससे कि भीड़ कम से कम स्कूल में कम हो, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमण स्कूल से ही लेते हैं। तो हमारे यहाँ यही सलाह होगा कि स्कूल के लोग भी सतर्क हो जाएं और कभी भी ज़्यादा भीड़ की संख्या न हो, इसके लिए जो भी प्रयोजन हो वो किए जाएं। ये बहुत अभी जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सारे आईसीयू फुल है। और माता पिता अभी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सारे आईसीयू जरूरत है फुल कि हैं। आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, और एहतियात बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं आपसे समझना भी चाहूंगी कि अभी चूंकि वायरल फीवर को सुनते ही लोगों के जहन में ये होता है कि अमूमन मौसम के बदलाव की वजह से बच्चे हों या फिर बड़े या बुजुर्ग हों, उनके अंदर तब्दीलियां आती हैं, सर्दी खांसी जुकाम जो है वो साधारणतः हो जाता है। हमें कैसे इसे बच्चों को लेकर के गंभीर होना चाहिए, किस स्थिति में हमें लगना चाहिए कि हम डॉक्टरी सलाह के लिए पहुंचे अब डॉक्टर के पास, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सामान्य इसे वायरल समझकर इग्नोर करने की जरूरत नहीं है? देखिए, अभी के मौसम में जबकि टेम्परेचर का बहुत होता है, गर्मी, धूप और ह्यूमिडिटी बहुत है, फिर बरसात है, ये चेंजेस में वायरस के रेप्लिकेशन और वायरस के शिफ्ट ड्रिफ्ट स्ट्रेन में भी चेंजेस होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और अभी जैसा कि बच्चों के अंदर में बहुत तेज़ी से संक्रमण फैला है, ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए 2-3 जो एहतियात बरतने चाहिए, उसमें सबसे पहला है कि फ्लू का वैक्सीन अवेलेबल है, WHO के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन हर साल आता है, वो सारे बच्चों को जो 6 महीने से ऊपर है उन सबों को दिलाने की आवश्यकता है, बुजुर्गों को दिलाने की आवश्यकता है, जो हाई रिस्क ग्रुप के उनको दिलाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है कि चूँकि इसका संक्रमण खांसी से, छींक से और इससे बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है, तो कहीं भी कोई भी बुजुर्ग सर्दी खांसी या बुखार के अभी ये कहीं भी हैं, तो उन्हें आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि उनसे दूसरों को न हो पाए। और तीसरी चीज है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके भी स्प्रेड होने के वही तरीके हैं जो कोविड के हैं, कोरोना के हैं। तो हैंड हाइजीन, हाथ को साफ रखना, बच्चों को भी ट्रेनिंग देना आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड हाथ से नाक और मुंह छूते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। मास्क का प्रयोग करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी अगर घर में किसी को भी फ्लू आज के मौसम में हो रहा है और हम देख रहे हैं कि सीवियर इन्फेक्शन करा रहा है लोगों में, बच्चों में, तो वैसे में प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी आती है, एंटीवायरल दवाइयां आती हैं जो अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड दवाइयां हैं। उन्हें इंडेक्स केस, जो भी कोई केस हुआ उसके इतर जितने लोग हैं उन्हें बचाव के लिए प्रोफाइलैक्टिकली उन्हें बचाव के लिए दवाइयां देनी चाहिए अभी के मौसम में, जबकि ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन करा रहा है। दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का था बहुत महत्वपूर्ण था कि कब आप समझे कि ये वायरल और कब आपको हॉस्पिटलाइज तुरंत करने की आवश्यकता होगी। इसमें 2-3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सामान्यतः यदि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और सांस लेने में तकलीफ बच्चों को होने लगी, निमोनिया टाइप के अटैक होने लगे, तो तुरंत ऑक्सीजनेशन की आवश्यकता हो सकती है और गहन चिकित्सा की, नेबुलाइजेशन की, सब की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। दूसरा, कभी कभी देखा जा रहा है कि ये वायरल फीवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम और डायरिया, डिसेंट्री भी करा रहा है। किसी भी बच्चे को या तो इस वायरल के कारण से या अन्य गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण से डायरिया तेजी से हो रही है, तो एक साइन मैं आपके चैनल से सभी गांव में जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपका स्किन यह है, बच्चे का स्किन, हाथ का स्किन देखेंगे यहाँ पर है, तो इसे हाथ 2 उंगली से पकड़ करके उठाएं और तुरंत में ये अपने स्थान पर ही दिया जाता है, तो आप में पानी की कमी, डिसेंट्री, डायरिया, डिहाइड्रेशन से नहीं हुई है। लेकिन अगर ये बच्चों में यहां से स्किन उठाने के बाद और बहुत धीरे धीरे ये स्किन अपनी जगह पर जा रहा है, इसका मतलब उस बच्चे में सब्सटैंशियल पानी की कमी हुई है, तत्काल उन्हें आईवी फ्लूइड की आवश्यकता है, तो अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता। और तीसरा, यदि मस्तिष्क में भी यह ज्वर चढ़ता है किसी किसी रेयर केसेस में, जो फैटल हो सकता है, जो बहुत गंभीर हो सकता है, तो यदि किसी बच्चे में फीवर के बाद झटका आता है, चमकी आती है थोड़ी भी, तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है।
ये सामान्य, अगर ये सब नहीं है, सामान्य हल्की खांसी सर्दी बुखार है, तो घर में चिकित्सीय देखरेख में उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रत्युष कुमार, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रत्युष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बड़ों को लेकर के जो सिम्टम्स अब तक बताए गए हैं, चाहे वो फ्लू को लेकर हों या कोरोना को लेकर हों, कमोबेश ये सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं। हालांकि अब लोगों की गंभीरता जनरल फ्लू को लेकर के भी बढ़ गई है, लोग उससे बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो वो समझते समझते भी वक्त लग जाता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते हैं या माता पिता उस बात को उतने तरीके से समझ नहीं पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, टेम्परेचर बॉडी का कितना हो जहां तक बच्चों को घर में इलाज दिया जा सकता है, ये समझने की भी जरूरत है गार्जियन को। वो दवाइयां क्या प्रिस्क्राइब्ड हैं जो घर पे गार्जियंस दे सकते हैं बच्चों को इनिशियल स्टेज में, जब उनके अंदर सर्दी खांसी जुकाम या फिर बुखार अगर नजर आ रहा हो तो? बिल्कुल। अभी के समय में जब हम लोग वायरस जो बुखार के केसेस जब बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करना। आप टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते रहो, ठीक है। और अगर बुखार अगर आपका बढ़ रहा है, अगर स्लाइटली बढ़ रहा है, अगर 99.3 से ज़्यादा जा रहा है, तो आप बच्चे को, अगर घर में कोई दवा नहीं हो, तो सबसे आसान तरीका है स्पॉन्जिंग करना। सबसे पहले आप नॉर्मल पानी से डॉक्टर प्रत्युष, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इस सवाल का जवाब भी लूंगी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल। कपिल, आप अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल ये है कि मुझे थोड़ा बुखार आता है और कभी बॉडी बहुत दर्द करता है, बॉडी बहुत पेन होता है, बुखार आता है उतर जाता है। कब से आपको ये समस्या हो रही है? जाहिर 2-4 दिन से हो रही है। आपने इस बीच कोई दवा का सेवन किया है? हाँ, दवा गए थे, मेडिकल में गए थे, दवा बुखार लगा तो दवा खाना पड़ेगा ना। ये प्रिस्क्राइब्ड दवाएं आप खा रहे हैं या अपनी मर्जी से आप दवाओं को ले रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर से दिखाया था, डॉक्टर जो लिखा ना मैं वही दवाई खा रहा हूँ। डॉक्टर प्रत्युष, हेलो। हाँ, ये कॉमन सवाल है जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। अमूमन जो आजकल जो केसेस जो आ रहे हैं ना, उसमें टाइफाइड, मलेरिया और वायरल फीवर काफ़ी कॉमन है, और इसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो लक्षणों के हिसाब से हम लोग को देखना है कि आपको बुखार के साथ और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। सर्दी है, खांसी है, बदन में दर्द है, आँखों में दर्द है, या पेट की कोई समस्याएँ हैं। अमूमन जो वायरल फीवर आते हैं उसमें बॉडी पेन जो रहता है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रहता है, और इसके साथ में आपको भूख की अत्यधिक कमी, मतलब आपका मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हो। अगर ये लक्षण है तो ज़्यादातर ये वायरल फीवर के हो सकते हैं। मलेरिया में तेज़ बुखार के साथ ठंड लगना, पसीने आना और बहुत ज़्यादा चिल्स एंड वाइगर्स जिसको कहते हैं, हाथ पाँव काँपना, वो लक्षण आ सकते हैं। और ये 2 दिन आएगा, फिर 1 दिन छूट के आएगा, फिर तीसरे दिन आ जाएगा। इसमें ऐसे गैप भी आता है। टाइफाइड में हल्का बुखार के साथ रहता है, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक चलता है, 1 हफ्ता से ज़्यादा, 10 दिन 14 दिन तक रह सकता है। वायरल फीवर यूजुअली 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी है तो शुरू के 3 दिन में आप एंटीबायोटिक्स ना खाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया पे काम करता है। कॉमन मिस्टेक्स हम लोग यही आजकल देख रहे हैं कि सब लोग दुकान से जाते हैं मेडिकल से और एंटीबायोटिक की गोली लेके खा लेते हैं। उससे फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप पानी खूब पिएं। पैरासीटामॉल की गोली आती है 650 mg या 500 mg की। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप 650 mg की गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। दर्द की गोली कृपया ना लें, क्योंकि दर्द की गोली लेने से कोई रिएक्शन भी हो सकता है। सबसे सेफ पैरासीटामॉल की गोली है। पानी खूब पिएं। अगर आपको हल्की सर्दी है तो आप एंटी एलर्जी गोली जैसे लीवोसेट्रिजिन होता है वो लें। भाप लें और गार्गलिंग करें। हल्का खाना खाएं, जैसे खिचड़ी, दाल, दलिया, सूप, ताकि आपको कमजोरी जो है जल्दी से जल्दी दूर हो। थैंक यू। तो बिल्कुल इन सावधानियों को बरतकर आप बीमार होने से भी बच सकते हैं, और बीमार होने की अवस्था में आप जल्दी उससे ठीक हो सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को जिन्हें हमारे डॉक्टर्स और पैनलिस्ट दे रहे हैं उसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। डॉक्टर निगम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खान पान का बहुत महत्व होता है। किसी की भी दिनचर्या कैसी है, वो कितना मजबूत है, इम्यूनिटी उसकी कितनी अच्छी है, खान पान से ही ये तय किया जाता है।
बच्चों को लेकर के जब खान पान की बात आती है तो बच्चों को क्या खिलाया जाए इस मौसम में जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, वो बीमार कम पड़े? हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल है। आप देखिए, अगर बच्चों को आप सेलेक्टिव खाने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सेलेक्टिव नहीं हुई है, बल्कि आप डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसके फूड में। जो जैसे कि आप जो आमतौर से जो खाते हैं हम लोग, चावल दाल जो होती है उसके साथ सब्जी का होना आवश्यक है। चाहे आप खिचड़ी में ही सब्जी को डाल करके बना दीजिए, और उसके बाद आप जो है कोई नॉन वेज जो है अगर पॉसिबल हो एक अंडा आप दें, तो उससे मैं 1 साल के बाद ही आप आधा अंडा दे सकते हैं और 1.5 साल के बाद 1 अंडा भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूध कम से कम 2 मरतबा जरूर देना चाहिए बच्चों को जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं। अगर इसके अलावा आप जो अगर कुछ चना या मूंग ऐसा कुछ दे सकते हैं तो वो जरूरी है। और साथ में सीजनल फ्रूट्स जो है वो जरूर देना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स मिल रहा हो, चाहे पपीता हो, सेब हो, जो भी मिल रहा हो, वो भी बच्चों को देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इतना डाइवर्स आपने अवयव दिया है बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चों में कोई असुविधा नहीं होगी और बैलेंस डाइट जाएगा। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बच्चों के डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें मजबूत करने के लिए और बीमारियों से और फ्लू से जो कि सीजनली बच्चों को अफेक्ट करती है, उनसे बचाने में ये डाइट जो है, बैलेंस डाइट, बेहद कारगर साबित होते हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर निगम प्रकाश भी दे रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है, रितेश सूरत से। रितेश, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मुझे 4-5 महीना से जुकाम हो गया। जुकाम है, पहले तो मैंने इलाज करवाया था 2-3 साल पहले, लेकिन ये जुकाम ऐसा है जो मस्तिष्क में पकड़ लिया है। हाँ, कफ नहीं बनता, नाक से वो दम निकलता है, और ये आँख का नीचे सूजन हो जाता है, आँख के ऊपर ये आईब्रो पे सूजन हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, मैं चाहूंगी कि आप इन्हें सजेस्ट करें। ये इस समस्या से 3-4 महीने से ग्रसित हैं। देखिए, आपको 3-4 महीने से सर्दी की समस्या आ रही है, छींक आ रहा है, नाक जाम हो जाता है, कभी नाक बहता है। संभावनाएं प्रबल है कि आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस ये हैं। आप चिकित्सक आपको देख करके, आपके लोकल फिजिशियन वहाँ पर एलर्जी की टेस्ट होती है वो करवाएंगे, और एक एंटी एलर्जेन आपको लगातार अभी लेनी होगी जो बहुत सेफ होती है और लंबे समय तक ली जा सकती है। और एक मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन के लिए नाक का स्प्रे आता है, उसे भी आप रात के रात एक स्प्रे नाक में मारेंगे अपने चिकित्सीय देख रेख में, तो उससे भी आपके जो एलर्जेन जो सेंसिटिविटी होती है नाक के म्यूकोसा की, वो कम जाएगी। और आपको इसकी जो इम्पैक्ट इतनी तेज़ी से आ रही है जिससे कि आप दिन प्रतिदिन का कार्य को करने में थोड़ा सा असुविधा आपको महसूस होती है, वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपको ठंड से, धूल से और जो भी एलर्जन से जिससे कि ट्रिगर होता है ये फैक्टर, ये चीज़ें जो बढ़ती हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ेगा और आप ठीक रहेंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारी टीवी मैं एक चीज जोड़ देता हूँ यहाँ पे कि चूंकि ये समस्या इनकी 3-4 महीने से है, और खास करके जो एक बदबू दुर्गंध आ रही है, तो एक साइनोसाइटिस या एट्रोफिक राइनाइटिस, ये 2 बीमारियां जरूर एक्सक्लूड करवा लें अपने चिकित्सक से मिलकर। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी और डॉक्टर निगम प्रकाश जो जानकारी और सजेशंस आपको दे रहे हैं, आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपकी समस्या से आप बहुत जल्द निजात भी पा पाएंगे। और देखिए, हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश आउट होता हुआ, इस नंबर पर एक फ़ोन कॉल के जरिए आप अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें इस मौसम में, जब फ्लू को लेकर के, वायरल बुखार से बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। और बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो माता पिता की चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों की देखरेख करना, उन्हें समझना और सही उन तक जानकारी के साथ इलाज पहुंचना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये परेशान करने वाली भी तस्वीर है, क्योंकि इस वक्त SKMCH की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 45 बच्चे जो हैं वो वायरल फीवर से ग्रसित होकर के अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और चूंकि आज बात बच्चों की हो रही है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि आप एक माँ की भूमिका भी निभाती होंगी,
और शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे अपने बच्चे की, अपने नौनिहालों की केयर करें, कैसे उन्हें इस मौसम में बीमारी से दूर रख पाएं, उन्हें ज्यादा स्ट्रांग रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, क्या किया जाए? धन्यवाद इस सवाल के लिए। पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, हम लोगों को नवजात शिशुओं से तो हम लोग देखते ही हैं उनको डिलीवरी वगैरह के बाद। और ऐसे जो ये प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा है वो नवजात शिशुओं में तो नहीं है, वो ज़्यादातर टॉडलर्स और इन्फेंट्स, इन लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है। तो थोड़ा है कि इम्यूनिटी उन लोगों का बूस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि कुछ मल्टीविटामिन सिरप वगैरह उनको दें, पहले से दें। और दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा क्या है कि जैसे साइंटिस्ट लोगों का यह प्रेडिक्शन था कि थर्ड वेव आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, और उसमें जो है सो बच्चे ज़्यादा जो है सो वो अफेक्टेड होंगे इस तरह का। तो इसके कारण बहुत लोग जो हैं पेरेंट्स डर गए हैं कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। तो वैसे ये ऐसा है कि ये कोविड तो नहीं है, लेकिन इस समय में काफ़ी सीजनल भी बुखार और सर्दी खांसी देखा गया है अगस्त सितंबर के महीने में। और उसके अलावा जो है वो डेंगू फीवर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसके लिए भी जैसे कि कोशिश करना है कि ये मच्छर वगैरह से बचाव, जैसे रात में सोने समय में मस्कीटो नेट लगाइए, या फिर कछुआ छाप जलाइए, या गुड नाइट जलाइए। घर में जैसे स्टैगनेंट पानी है पड़ा हुआ, तो उसको जैसे कि अवॉइड करना है, या घर के बाहर में काफ़ी साफ़ सफाई बरतना होगा, घर के अंदर भी साफ़ सफाई बरतना होगा। तो जैसे कि मोस्टली इस सीज़न में जो ज़्यादातर जो ये जो फीवर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आइदर हो सकता है कि वही कि मच्छर की वजह से हो, मलेरिया, डेंगू बिल्कुल, फीवर। यानी कि तो इस मौसम में आपकी अपनी दिनचर्या हाँ। कैसी रहती है, आप कैसे साफ सफाई को लेकर के सजग रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन भी इस बात को समझने की जरूरत है, और आपके व्यवहार से बच्चे सीखते हैं, इसलिए आपको इस चीज को ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर पंजाब से जुड़ गए हैं, संतोष कुमार। संतोष, आप अपना सवाल पूछिए। संतोष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो हमारी आवाज शायद संतोष तक नहीं पहुंच पा रही है लगातार, लेकिन कॉलर्स हमसे जुड़कर जानकारी अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें बीमारी से दूर रखने के लिए कॉल करते हुए और जानकारी लेने की कोशिश। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट डॉक्टरों की मौजूद है। एक फोन कॉल पर आप अपनी जानकारी ले सकते हैं घर बैठे, आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नजर आ रहा है जिससे लेकर आप परेशान हैं, तो जरूर कॉल करें। नंबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश आउट होता हुआ। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चे वायरल से क्यों बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को खान पान में किस तरह की सावधानियों को बरतने की जरूरत है, माता पिता को कब डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, बच्चों को क्या खाने को दें और किस चीज से बच्चों को बचाएं, ये तमाम वो आदतें और व्यवहार हैं जिसे अब माता पिता को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रत्युष कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमूमन बोलचाल की भाषा में जो आम जन हैं या जो माता पिता के तौर पर सुनते या समझते हैं, वायरल संक्रमण और बैक्टीरियल संक्रमण, इसे डिस्टिंग्विश कैसे करें, इसे अलग कैसे समझें, और ये माता पिता कैसे जाने कि बच्चे को किस तरह की परेशानी हो रही है? अगर हम लोग आमतौर पे जो सिम्टम्स जो माता पिता जो बताते हैं हम लोगों को कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका टाइफाइड अभी बहुत कॉमन होता है, बरसात के बाद ये कॉमन बीमारियां होती हैं क्योंकि ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस है। और जो वायरल फीवर होता है ये भी अभी के सीज़न में काफ़ी बढ़ा हुआ है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लक्षण के हिसाब से तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ीवर, यूजुअली वायरल फीवर में हाई ग्रेड फीवर आता है और बॉडी पेन, स्किन पे रैशेस आना बहुत प्रोमिनेंट होता है, जो डेंगू में हम लोग कॉमनली देखते हैं।
जॉइंट्स पेन जो होते हैं बैक्टीरियल के कंपैरिजन में वायरल फीवर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे डेंगू चिकनगुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं। और ये जो डेंगू फीवर का जो बुखार होता है या वायरल फीवर के बुखार में अगर आप पैरासीटामोल की गोली दोगे तो बुखार तेजी से कम होगा, फिर वापस बढ़ जाता है, उतनी ही तेजी से और फिर वो इसमें फीवर बढ़ भी अत्यधिक जाएगा। कमजोरी बिल्कुल। होती है। पूजा हमारे साथ बेगूसराय से फिर कॉलर बढ़ जुड़ जाता गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पूजा, क्या जानना चाहती हैं? जी मैम, मेरे मतलब लड़के को परसों शाम में गला में दर्द हुआ, उसके बाद रात में फीवर आ गया 104 डिग्री। तो फिर दवाई उवाई दिए तो फिर आराम है, फिर फीवर हो जाता है। डॉक्टर प्रत्युष कुमार। बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंटेशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बुखार आता है, आपने दवा दिया, बुखार कम हुआ, फिर वापस से बढ़ जाता है। हल्का गले में खिसखिसाहट या इसको सोर थ्रोट कहते हैं वो होना, सर्दी और हल्की खांसी, धीरे धीरे खांसी बढ़ता है। इसमें बुखार 3 से 5 दिन तक रहता है। और इसमें बाकी सब लक्षणों को भी देखना जरूरी है कि अगर बुखार के साथ और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। जैसे आँखों के पीछे दर्द तो नहीं है, आपके चमड़े में कहीं के लाल लाल निशान तो नहीं आए हुए हैं, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जॉइंट्स में पेन तो नहीं है, लूज मोशन तो नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बुखार ये टाइफाइड ऐसा लक्षण तो नहीं लग रहा है, मलेरिया के लक्षण तो नहीं है। लेकिन अमूमन अगर इस मौसम में अगर सर्दी खांसी और बुखार हो रहा है तो ये फ्लू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आप पैरासीटामोल की गोली जो है दिन में 3 बार खाओ। अगर आप एडल्ट हो तो 500 या 650 mg की गोली दिन में 3 बार खा सकते हो। गार्गलिंग करो, भाफ लो, और एक लीवोसेट्रिजिन 5 mg की गोली आती है, ये एंटी एलर्जिक गोली है, इसको भी 4-5 दिन तक आप खा सकते हो, जिससे आपका ये बुखार का कम, मतलब जो गले की खसखसाहट है वो कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें 3 दिन तक बुखार तक, देखते रहें अगर 3 से 5 दिन से ज़्यादा हो तभी एंटीबायोटिक्स लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा प्रयोग करने से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की तब वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। बिल्कुल। पानी खूब पिएं और हल्का ताज़ा खाना खाएं। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप समझते हैं और उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं तो आप परेशानियों से दूर भी होती है। और अगर परेशानी से बच्चा इस वक्त ग्रसित है तो उन आदतों में इसे शामिल करते हुए दूर भी किया जा सकता है। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल लूं। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से, विजया। विजया, आप क्या जानना चाहती हैं? अभी स्कूल खुल गया है तो बेटी को भेजना शुरू कर दिया है। अब इसके साथ वाले बच्चे बीमार है तो क्या ये भी हो सकती है? हेलो जी, डॉक्टर निगम प्रकाश। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये इनका प्रश्न बिल्कुल तर्कसंगत है कि अगर अगल बगल के बच्चे को किसी को बुखार हो गया हो या स्कूल में मैंने तो पहले ही भी कहा कि कोई भी बीमार बच्चा स्कूल में नहीं जाने दिया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पेरेंट की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जिस बच्चे को बुखार हो स्कूल भेजे ही ना, लेकिन वहाँ भी एक थर्मल चेक होना चाहिए स्कूल में भी, क्योंकि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। उसको जरूर टेम्परेचर चेक हर बच्चे का होना चाहिए, और जो बच्चा बुखार से ग्रसित है उसको तुरंत वापस करना चाहिए और किसी अगल बगल के बच्चे को उससे दूर रहना चाहिए जब तक बच्चा घर में वापस न जाए। बिकॉज यही एक कारण है ना संक्रमण के फैलने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आपने बताया, और इसके कारण जरूर बच्चों को आप कम से कम टीचर्स को ये अलार्म कर दें कि इसके क्लास में कुछ बच्चे जो है बुखार के साथ आ रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त ये परेशानी ज़्यादा माँ बाप की बढ़ गई है, क्योंकि अब स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो 50% ही जा रहे हों, लेकिन वहाँ पर बच्चों को ये समझना कि ये दूरी बनाकर रखना है, हाथ को सैनिटाइज भी करना है, बच्चे के अंदर अगर किसी तरह का फ्लू का लक्षण दिख रहा है तो उससे दूरी बनाइए। ये तमाम परेशानियाँ ज़रूर इस वक्त बनी हुई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, राकेश। राकेश, आप क्या जानना चाहते हैं? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, अपना सवाल पूछिए।
तो सभी कॉलर से मेरा आग्रह है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी बात सही तरीके से हम तक पहुंचे और उस जवाब जो डॉक्टर की तरफ से आपको दिए जाते हैं वो भी आप तक सही से पहुंचे, आप समझ पाएं और उसके अनुरूप आप व्यवहार कर पाएं। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, बच्चों में और बड़ों में क्या सिम्टम्स अगर एक जैसे ही हैं तो क्या ट्रीटमेंट भी एक जैसे ही कमोबेश होते हैं? जब बड़ों को कहा जाता है कि आप स्टीम लीजिए तो क्या बच्चे भी उसी अनुपात में स्टीम ले सकते हैं या ये एज ग्रुप के ऊपर अलग अलग डिफर करता है? आपको उसमें भी समझने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब आप किसी का बड़े को कह सकते हैं कि आप स्टीम लीजिए, गार्गल करिए। छोटे बच्चे को बहुत मुश्किल है, खास करके जो अंडर 3 इयर्स, कि आप स्टीम लीजिए और या फिर गार्गल करिए, तो बहुत मुश्किल है। तो ये तो उनको तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होना चाहिए। और अभी जैसे डॉक्टर प्रत्यूष बता रहे थे कि अगर 72 आवर्स तक अगर शुरू में पहले देखना है, अगर फीवर है तो उस समय में आप पैरासीटामोल का यूज़ करिए। अगर 3 से 5 दिन ज़्यादा बुखार हो जाता है तो वैसे में फिर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करिए। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ मैम जुड़ गए इस वक्त सहरसा से, अभय। हाँ। अभय के सवाल को ले लेते हैं, फिर हम अपने इस जवाब को कंटिन्यू भी करेंगे। अभय, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि हमको 1 महीना पहले फीवर आया था और गला में टोंसिल जी, तो हमको डॉक्टर के सलाह पर एजिथ्रोमाइसिन खाए तो हमको ठीक हो गया और पैरासीटामोल इस सब टाइप का। इधर 1 सप्ताह से हमको फिर हो गया है। डॉक्टर बोले हैं कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ सिफेक्सिन खाइए 15 दिन। क्या ये सही है इतना एंटीबायोटिक खाना? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि डॉक्टरी सलाह से ही अब ये कंफ्यूज हो गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, किसकी बात को माने, किसकी बात को ना माने। देखिए, अभी रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ है, 15-20 दिनों के अंदर दोबारा अटैक हुआ है, तो इसमें वर्कआउट कर लेना और भी आवश्यकता है कि आपकी और पैरामीटर्स, शुगर जैसे ब्लड शुगर है, ये सब कंट्रोल में रह रही है, या आपको अन्य कोई ऐसी व्याधियां नहीं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस हो रहा हो। और दूसरा ये भी देखना है कि आपको रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए कोई चीज़ें ऐसा तो नहीं है जिससे कि आप एक्सपोज हो रहे हो, जैसे ठंडा पानी या इन्फेक्टेड पानी ले लिए या बाहर का कुछ ठंडी चीज़, आइसक्रीम, इस तरह का चीज़ लिए जो इन्फेक्टेड है, तो उसका रिकरेंट इन्फेक्शन का सोर थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस होने की संभावनाएं तो नहीं है। आपके चिकित्सक ने देख करके फर्स्ट टाइम में आपको दिया तो तुरंत आप रिकवरी भी कर गए, तो हो सकता है कि उसमें आपके फिर से जब इन्फेक्शन हुई है तो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लोड या फिर उसकी जो ग्रुपिंग है वाइडर कवरेज के लिए आपके चिकित्सक वहाँ देख करके आपको प्रिस्क्राइब किए होंगे, जिसमें कि जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कारण से जो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड मिला था उसी तरह का रिस्पॉन्स मिले, और कहीं भी कोई फोकाई हो, कोई उसमें रिजर्वॉयर हो, कुछ तरह का हो, तो इरेडिकेट हो पाए। तो हमारी समझ से आप अपने चिकित्सक से कांटेक्ट में रहें और वो आपके लिए उचित सलाह दे करके आपकी दवाइयां करेंगे। बिल्कुल, आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, आप उनके कांटेक्ट में बने रहें। हमारे साथ एक कॉलर पठानकोट से संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, आप अपना सवाल पूछिए। सर, पूछ रहे ना हम ये कि मेरे बच्चा को मैंने आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, हम ये पूछ रहे हैं ना कि इसको निमोनिया बहुत हावी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो भी कुछ खाना खाता है या ठंडा आइसक्रीम वगैरह खा लेता है तो निमोनिया की समस्या से बच्चा बार बार परेशान रहता है। कब से निमोनिया की शिकायत है बच्चे को? अभी 4 साल का बच्चा हो गया है। डॉक्टर निगम प्रकाश, आप इन्हें सजेस्ट कीजिए, बच्चे को लेकर परेशान हैं क्योंकि वो निमोनिया की समस्या से हमेशा से ग्रसित है। देखिए, ऐसा है कि ये जो बार बार निमोनिया बोलते हैं ना लोग, ये सचमुच में निमोनिया नहीं होता है, बल्कि एक सांस फूलने की बीमारी होती है। और वायरल इंड्यूस्ड वीज जो है, ये बहुत आम बात है जो 5 साल से नीचे पाई जाती है। और जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसके साथ बच्चों की सांस फूलने लगेगी और वो इसे निमोनिया की संज्ञा दे डालते हैं। और जनरली यही बात बोलते हैं कि इस बच्चे को बार बार ये निमोनिया हुआ करता है, या निमोनिया का पेशेंट है। ये निमोनिया का पेशेंट नहीं है, बल्कि वो वायरस का इन्फेक्शन जब भी होता है किसी प्रकार का,
तो वो उसके साथ जो है एक दम फूलने की शिकायत होने लगती है। और बार बार जो ये इन्फेक्शन होता है इसको वायरल इंड्यूस्ड वीज को ही लोग निमोनिया बोलने लगते हैं। आप घबराइए नहीं, आप चिकित्सक की सलाह लीजिए। अगर इसको ज़्यादा बार रेगुलर होता है इस तरह का वीज या इस तरह की दम फूलने की शिकायत जिसको आप निमोनिया बोल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इनहेलर्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ख़ास कर जैसा कि अभी हमारे अन्य दोस्तों ने बताया आपको कि फ्लू का वैक्सीन आमतौर से इजीली उपलब्ध है और 6 महीने के बाद जितने बच्चे हैं उनको सबको हम लोग पहले बार तो 2 बार देते हैं और उसके बाद हर साल 1 मरतबा एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन दिया जाता है। बिल्कुल, एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब अभी वायरल फ्लू से बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए सहरसा से, मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज, क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मोहम्मद इम्तियाज, टीवी के वॉल्यूम को आप कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सही तरीके से पहुंचे, और तमाम कॉलर से मेरा आग्रह है कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम रखें। आप अपना सवाल पूछिए। वॉल्यूम से कम कर दिया सर, हमको बार बार बुखार आ रहा है सर, बुखार बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आपको कब से ये समस्या हो रही है? 3-4 महीना कबल भी है, फिर उसके बाद अभी 10 दिन से। डॉक्टर प्रत्युष कुमार, अगर ऐसा है 3-4 महीना से अगर बुखार अगर किसी पेशेंट्स को होता है अगर हमारे सेटिंग्स में, तो वायरल फीवर अमूमन इतना लंबा कभी नहीं रहेगा। वायरल फीवर यूजुअली सेटल हो जाता है 3 से 5 दिन में, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो। अगर वायरल इन्फेक्शन शुरू में जब होता है और दोबारा उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन 3-4 महीने तक तो वायरल फीवर नहीं होगा। इसमें जो बीमारियाँ जो देखी जा सकती हैं उसमें हो सकता है रिकरेंट टाइफाइड का इन्फेक्शन होना, क्योंकि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ गंदा पानी है और आपका जो पानी का सोर्स है वो गंदा है, तो आप दवा भी लेंगे, ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन फिर वहीं पानी का सोर्स रहेगा तो ये दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है। या दूसरा जो हमारे बिहार पूरे इंडिया में काफ़ी कॉमन है वो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। अगर ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत लंबा समय तक बुखार होता है, ये टिपिकली लो ग्रेड फीवर आता है, अमूमन शाम को ज़्यादा होता है, इसके साथ वज़न का कम होना होता है। अगर छाती का टीबी होता है तो इसमें खांसी भी हो सकता है, बलगम भी हो सकता है। इसके अलावा भी टीबी बहुत दूसरे अंगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जिससे आपका पेट को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसमें खांसी नहीं रहेगा, उसमें पेट फूलने लग सकते हैं, खाने की इच्छा कम हो सकती है, वजन कम हो सकता है। तो समझने की जरूरत है कि आप इसे अलग कैसे समझें। डॉक्टर के पास जाकर आप इसे लेकर जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद उसके अनुरूप दवाओं का आप सेवन करेंगे तो इससे भी आपको राहत हासिल होगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महेश, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। महेश, आप अपना सवाल पूछिए। महेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना सवाल पूछिए और टीवी के मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार, आप अपना सवाल पूछिए। अशोक, मैंने पहले बुखार लगा था, सही हो गए जी। अभी 2 दिन से सर दर्द हो रहे हैं। जी, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, देखिए बुखार लगने के बाद सही हो गए और फिर से 2 दिन से सर दर्द केवल है, तो एक बार आप अपना देख लें कि कहीं टेम्परेचर के वेरिएशन से, एसी से, कूलर से कभी कभी सर भारी हो जाता है या साइनसाइटिस होती है, नाक जाम होता है, ब्लॉक होता है, उससे भी सर का दर्द होता है और कोई सिम्टम नहीं है, आपको फीवर नहीं है, ये नहीं है, तो हो सकता है लोकल आपका इन्फ्लेम्ड साइनस हो जिस कारण से ऐसी समस्या आ रही हो। तो आप गर्म पानी का भाप ले करके उसमें टिंचर बेंजोइन या कोई उसका भाप लें और जकड़न सर से वो निकल जाएगा। और अगर सर में दर्द है तो 1 से 2 दिन आप प्लेन पैरास्टामोल की गोली भी ले सकते हैं, जिससे कि उससे भी माइल्ड हेडेक ख़त्म हो जाता है।
और भाप, ये दोनों से ही रहेगा। और ठंड को अवॉइड करें, डायरेक्ट सर पर आपका एसी या कूलर का भी ठंड न लगे, इसको ध्यान में रखें। हमारी समस्या इसी से आप ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर अररिया से उमर फारूक जुड़ गए हैं। उमर फारूक, आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, बार बार जो है सर्दी आने का क्या कारण हो सकता है? बार बार सर्दी की समस्या से परेशान हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा क्या बताएंगे, क्यों बार बार अगर कोई शख्स सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हो रहा है तो उसे क्या कोई जांच कराने की स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है? नहीं, इसका मतलब ये है कि इनका जो है इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम है थोड़ा क्योंकि मतलब ये तो जान ही रहे हैं हम लोग कि अभी बहुत तरह के वायरसेस फैले हुए हैं और काफ़ी मतलब जो सीजनल भी है, उसके अलावा भी बहुत कुछ जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और उसके अलावा भी कुछ वायरसेस हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए थोड़ा भी एक्सपोजर या थोड़ा भी किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो इमीडिएटली इनको जो है वो सर्दी हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले कि ये अपना थोड़ा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, जिसके लिए कि हम अभी भी उनको कहेंगे कि नहीं कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह लें। उसके अलावा जो है जो सब बार बार ये भी जैसा अभी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी कह रहे थे कि साइनसेस में भी इन्फेक्शन चला जाता है, तो साइनसेस वगैरह में भी इन्फेक्शन जाने से उस तरह का ये फीलिंग कि यहाँ की बार बार सर्दी हो रहा है तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए वही स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छा रहेगा ये सिस्टम। उसके अलावा जो है और भी थोड़ा अवॉइड करें, अभी भी जो हम लोग कह रहे हैं कि एहतियात बरतिए, जो कोरोना को लेकर के जो एहतियात है वो बड़े बच्चों हर उम्र को अभी भी उतनी ही बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है। वायरल इन्फेक्शन के केसेस जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोरोना को भी भूलना नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं उपेंद्र पटना से। उपेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल एंकर महोदया आपसे और वो पैनलिस्ट जो भी डॉक्टर हैं उन सारे लोगों से है। कोरोना से रिलेटेड मेरा कहना यही है कि अभी तक हमने जो देखा है, आप लोग कृपया सभी ये बताएं कि कोरोना से आप लोग के एरिया में कितने वैसे व्यक्ति मर गए जिनके बारे में आप जानते हैं, उसकी संख्या बताएं। मुझे ये लगता है उपेंद्र जी माफी के साथ आपको रोक भी रही हूँ और टोक भी रही हूँ। इस वक्त इस कार्यक्रम के जरिए वो लोग जो कि बच्चों को लेकर परेशान हैं, जो खुद की अपनी तबीयत को लेकर ज्यादा परेशान हैं, वायरल को लेकर के उनके मन में कई सवाल इस वक्त कौन रहे होंगे कि आखिर इससे हम कैसे निपटें या बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। इससे जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। हालांकि मैं ये जरूर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे को अगर बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हम इसे ऐसे मानकर चलें कि बच्चे की इम्यून पावर बहुत कमजोर है, उसे ठीक करने की जरूरत है और इस वजह से ये बार बार बच्चा बीमार हो रहा है या सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है? डॉक्टर निगम प्रकाश। दोनों ही हो। अच्छा, बैलेंस डाइट का अभाव होता है, जो जिसके बारे में अभी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। बैलेंस डाइट का अभाव होना और बच्चे का कुपोषण का शिकार होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा है कि 3 चीज़ हैं जो अगर गड़बड़ हैं, दूषित हैं, तो उनसे बच्चे को बीमारी होती है। एक दूषित खाना, एक दूषित पानी और तीसरा है दूषित इन्वायरमेंट, जिसमें कि मच्छर मक्खी ये सब भी इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो आप अगर इन 3 चीज़ों से बच्चों का अगर बचाव कर सके, अगर आप दूषित खाना नहीं दिया, बच्चों को ताज़ा खाना दिया, बच्चों को पानी जो है वो इन्फेक्टेड ना हो, संक्रमित नहीं हो, बच्चे को साफ़ पानी होना चाहिए पीने वाला, और साथ में जो इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब है कि आज का इन्वायरमेंट हो गया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से बच्चे को बहुत भीड़ वाले इलाके में मत रखिए, बच्चों को एक संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में मत लाइए। ये बेसिक एहतियात अगर आप बरतते हैं तो बच्चा कम संक्रमित होता है, उसके संक्रमित होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे साथ सुपौल से कॉलर जुड़ गया महेश। महेश, आप अपना सवाल पूछिए। बोले मैडम जी। मेरा 4 साल का बच्चा है जी।
महेश आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। टीवी के वॉल्यूम को सबसे पहले तो आप म्यूट कर दीजिए। पहले छाला जैसा हो जाता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है, फिर शुरू से हो जाता है। महेश आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बोले मैडम, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। हाँ बोले सर, बाद में जीभ में छाला हो जाता है। मेरा 4 साल का एक बच्चा है जी, ठीक हो जाता है, फिर बाद में छाला जैसा होते होते ठीक हो जाता है, फिर जड़ से शुरू हो जाता है। डॉक्टर प्रत्युष कुमार, बच्चे को छाले की समस्या बार बार हो जाती है जिसका जिक्र ये कर रहे थे, क्या करें? बिल्कुल, बच्चों में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम लोग को देखनी है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो हमारा जो डाइट जो होता है ना, उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और जो वाइटामिन जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, उसकी कमी होती है। अमूमन ये सब जो वाइटामिन डेफिशिएंसीज के कारण ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके और दूसरे रेयर कारण भी होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून बीमारियाँ हुई, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हुए, लेकिन वो सब रेयर होता है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो है कि आप अपना बच्चे के खाने को देखें कि उनको जो पौष्टिक तत्व हैं वो बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनको बैलेंस डाइट दिया जाए। और बच्चे को ये भी देखें कि बच्चे में कहीं एसिडिटी या बच्चे में कहीं डेंटल इश्यूज़ तो कुछ नहीं हो गए हैं, कि उसे चबाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, खाना का टाइमिंग्स कैसा है, खाने के कंटेंट्स क्या हैं। इन सब चीज़ों पे अगर आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस वजह से बच्चे को बिल्कुल ये समस्या हो रही है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये समस्या से निजात भी जल्दी से पा सकते हैं। हमारे साथ अररिया से कॉलर जुड़ गए हैं सकीब। सकीब, आप अपना सवाल करना चाहूंगा कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है जियोग्राफिकल टंग। ये जैसा एक वर्णन कर रहे थे अपने बच्चे के बारे में, तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो जीभ के ऊपर बनती रहती हैं और ये कभी इधर होती है कभी उधर होती है, और इसी को बोलते हैं लोग छाले पड़ते रहना। तो ये जो है ये एक जियोग्राफिकल टंग, ये नॉर्मल वेरिएशन है और इसमें कोई विशेष दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें माता पिता को घबराने की जरूरत नहीं है, उसे छाला समझकर दवाओं का सेवन कराया जाए, शुरू कर दिया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं नजर आती है। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ गए अररिया से सकीब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल लीजिए। मैम, मैं ये कह रहा था, मेरी बेटी 2 साल की है जी, तो उसको जुकाम और फीवर रहता है, दवाई दिलाते हैं, छूट जाता है, फिर आ जाता है। जुकाम जो उसका जुकाम नहीं छूटता है। डॉक्टर निगम प्रकाश, बच्ची बार बार जुकाम की समस्या से ग्रसित हो जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने बताया कि एक आपको उचित समुचित बैलेंस्ड जो है संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। दूसरा है कि आप वैक्सीनेशन चेक कर लीजिए, आपने फ्लू वैक्सीन दिया है या नहीं, साथ में सब जो रूटीन वैक्सीन है वो पड़े हैं कि नहीं। तीसरा है कि उसको एक ऐसे वातावरण में रखें जहाँ की संक्रमित लोग ज़्यादा नहीं हो। घर में भी कभी कभी होता है कि 6-7 आदमी होते हैं तो एक दूसरे से इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये 3 चीज़ जो है, ये प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो बच्चों को संक्रमण कम होगा। ये मैं आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, सावधानी सबसे बड़ा बचाव है और अगर आप सावधान रहते हैं, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, और चाहे सीजनल फ्लू हो या फिर आप किसी दूसरी परेशानी से जूझ रहे हो, कोरोना प्रोटोकॉल और इसके अनुरूप जो बिहेवियर करनी है, जो सावधानियां बरतनी है, उसे करना न भूलें। ये बेहद ज़रूरी है और इस वक्त बच्चों के खान पान और रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट पैनलिस्ट का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।